ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, खड़गे ने किया पलटवार। बीजेपी नेहरू के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। झारखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच मचा घमासान। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने छात्रवृत्ति में देरी पर उठाया सवाल। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने किया पलटवार। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष ने गले में कपास की मालाएं पहनकर किया अनोखा प्रदर्शन। विपक्ष ने कपास के उचित दाम और किसानों के कर्ज माफी की मांग की। और राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को फिर दी टैरिफ की धमकी। भारत से आयात होने वाले चावल पर सख्ती के दिए संकेत। कहा, भारत को चावल के लिए अमेरिका के सस्ते बाजार नहीं होने देंगे उपलब्ध। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। दोनों ही सदनों में एसआईआर, बीएलओ की मौतों और इंडिगो संकट का मुद्दा उठ रहा है। कई बार बहसें हंगामों में भी तब्दील हो जा रही हैं। इसी बीच मंगलवार को राज्यसभा में भी गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने अपनी बात रखी है। सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर जोरदार बहस हुई। आज इसी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। अमित शाह ने इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए। तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम का विरोध किया गया। उन्होंने आगे कहा कि जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे होने पर देश जश्न मनाता, तब देश को आपातकाल में डाल दिया गया। अमित शाह के इस टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सदन में हंगामा हुआ। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े हुए तो देश बंट गया। 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम के टुकड़े किए गए थे। तुष्टीकरण ना होता तो देश का बंटवारा ना होता। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर पलटवार किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया। आपका इतिहास रहा है कि आप हमेशा स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति गीतों के खिलाफ रहे। पहले आप देशभक्ति के नाम से डरते थे। आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों जरूरी है और इसको एक राजनीतिक हथकंडा या तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मानते थे। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते हैं। संसद का बहिष्कार अगर करना है, संसद का बहिष्कार न करे, संसद चलने दे तो सब मुद्दों पर चर्चा होगी। हमें कुछ डरने जैसा नहीं है, छिपाने जैसा नहीं है। कोई भी मुद्दा हो हम चर्चा करने के लिए तैयार है, परंतु वंदे मातरम के गान की चर्चा को, वंदे मातरम के गान पर की चर्चा को टालने की ये मानसिकता ये नई नहीं। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी। आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार इस गफलत में न रहे के सामने मौजूदा महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे थे, लेकिन हमको ध्यान भटकाने का नहीं है। हमको ये आपके सामने इसलिए रख रहे हैं जो हालांकि देश में जो स्थिति दलितों की है दिया था, आज वही हमें यहाँ इस राष्ट्रभक्ति का गीत और भाषण दे रहे हैं। जो लोग कुछ नहीं कर पाए वही हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके विपरीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस ने गाया। आजादी के हर चरण में इसे ध्वजवाहक बनाकर आगे बढ़ाया और इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का भी दर्जा दिया। सर, आज भी हम कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस का गीत अलग है, क्योंकि इनका गीत अलग ही है। ये वंदे मातरम नहीं है।
राष्ट्रीय नायकों पर कीचड़ उछालकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का काम बंद कीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज संसद में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जब मामूली घटनाएं होती हैं तो बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है, लेकिन कफ सिरप से जुड़े बड़े मामले में कार्रवाई गायब है, क्योंकि सारे मामले में बीजेपी के लोग शामिल हैं। अखिलेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो बुलडोजर इन्होंने खरीदे थे उसके ड्राइवर भाग गए, चाबी खो गई है। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में सरकार की कार्रवाई पक्षपाती होती है। इसी के साथ उन्होंने सरकार पर एनआरसी को लेकर गुप्त तैयारी करने का आरोप भी लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये एसआईआर नहीं है, अंदर ही अंदर ये एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, इसलिए डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। अखिलेश के इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे। ये बात मैं कह दूं, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में दूसरे दिन पेश किए गए अनुपूरक बजट पर तीसरे दिन भी विपक्ष द्वारा जमकर सवाल उठाया गया, जिस पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष ने करारा जवाब दिया है। इसी बीच सदन परिसर में बीजेपी के मुख्य सचेतक सह हत्या विधायक नवीन जायसवाल ने हमारी संवाददाता तृप्ति से कई ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। तो वहीं खींचड़ी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने एपीएन न्यूज के माध्यम से भाजपा के सवालों पर खुलकर पलटवार किया है। हमारे बीच मौजूद है इस वक्त खिजरी विधायक राजेश कश्यप। देखिए, मैं विपक्ष जो है कि अगर हम बजट को अगर हम बड़ा अनुपूरक बजट हम बड़ा करते हैं तो कटौती प्रस्ताव भी डालता है। फिर क्यों डालते हो कटौती प्रस्ताव? कल परंपरा निर्वाह करने के लिए थोड़ी डालते हो। बजट को हम लोगों ने छोटा इसलिए किया है कि हमारा जो कुल बजट है सरकार का 1,45,000 करोड़ रुपया, तो 1,45,000 करोड़, तो उसमें योजना मत में हमारा 97,000 11,000 करोड़ की चर्चा हो रही थी और सिर्फ 7,700। मैंने कहा कि भाई 97,000 करोड़ रुपया हमारा योजना मत में है, बाकी हमारा कुल बजट है। ये सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है एसटी, एससी, ओबीसी और आरक्षण का तो भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो इसीलिए डूब मरना चाहिए कि वो जो है आरक्षण को भी काटता है और जो स्कॉलरशिप का जो पैसा था बच्चों का, अगर कोई कटौती किया था तो रघुवर दास के टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हम तो उसको बढ़ा करके दिए हैं। रही बात स्कॉलरशिप देने की, तो यहाँ पे जो भी कोई भी योजना नियम से चलता है। नियम ये है कि कुछ पैसा केंद्र देगा। छात्रों को क्या संदेश देंगे जिन्होंने मैंने कहा कि बीजेपी को घेरिए और ये कहिए कि सरकार तो देना चाह रही है, लेकिन जो नियम से सरकार बंधी हुई है, अगर आपको केंद्रांश अगर देना है, केंद्र का हिस्सा देना है स्कॉलरशिप का, तो दीजिए, नहीं तो हाथ खड़ा कर दीजिए, राज्य सरकार अपना। तो धान खरीद को लेकर जो बात हुई, यहाँ पर विपक्ष जो आवाज उठा रही है, इस पर भी चर्चा सरकार कर रही है और इस पर जल्द पहल करेगी। और छात्रवृत्ति को लेकर
जो हेमंत सरकार का यहाँ पर संदेश है जो कांग्रेस विधायक की तरफ से दिया गया है उसमें ये कहना है, राजेश कश्यप का कहना है कि यहाँ पर जो है सो केंद्र की तरफ से ही सबसे ज्यादा जो है सो यहाँ पर ST SC और OBC के छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है, बल्कि सरकार हेमंत सरकार जो अपनी तरफ से ज्यादा छात्रवृत्ति दे रही है और भी आगे देगी। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ APN न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। आगे बढ़ेंगे जहां पर महाराष्ट्र में हल्की ठंडक होने के बावजूद राज्य का राजनीतिक माहौल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। विपक्षी दलों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं अधिवेशन के दूसरे दिन यह आंदोलन और तेज हो गया। आंदोलनकारियों ने गले में कपास की मालाएं पहनकर अनोखा प्रदर्शन किया। कपास को उचित भाव दो, यह उनकी मुख्य मांग थी। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, ऐसा आरोप करते हुए किसानों को न्याय दो जैसी जोरदार नारेबाजी की गई है। इसके अलावा किसानों को कर्ज माफी मिलनी ही चाहिए, इस मांग को भी दोहराया गया। सरकार ने किसानों की समस्याओं पर तुरंत ध्यान देकर ठोस निर्णय लेने चाहिए, ऐसी मांग विपक्ष की ओर से की गई है। राजनांदगांव शहर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान सीएम साय ने बताया कि नक्सली के सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधीर सहित 12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सली रामधीर पर 1,05,00,000 रुपए का इनाम रखा गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में बचे हुए नक्सलियों से भी अपील की है कि छत्तीसगढ़ में बचे हुए नक्सली सरकार के सामने समर्पण कर दें और छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार नक्सल मामले पर हमारी सरकार काम कर रही है और हमारी सरकार नक्सलियों से समर्पण के लिए लगातार अपील कर रही है। बस्तर में लगातार विकास हो रहे हैं। नक्सलियों से 3 AK-47, 1 SLR, 3 इंसास, 2 303 और 1 कार्बाइन मशीन गन जब्त किया गया। हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में भ्रमण किए अधिकारियों के साथ और वहाँ की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके एक अच्छी पुनर्वास नीति यहाँ पर हम लोग बनाए हैं और उसी का परिणाम है कि आज 2 वर्षों में मतलब 4,000 से ज़्यादा आत्मसमर्पण और गिरफ्तार जिनका हुआ है, ऐसे माओवादियों की संख्या है और हमारे जवानों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है तो 500 से ज़्यादा माओवाद न्यूट्रलाइज भी हुए हैं और हमारी जो नई पुनर्वास नीति है उसमें कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एक तो जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए हम लोग अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास उसकी स्वीकृति कराए हैं और उसका भी निर्माण हो रहा है। वहां पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कुछ ना कुछ विवादों में घिरे रहते हैं। तेज प्रताप यादव एक पर एक नया आरोप उनके ही समर्थक अविनाश कुमार ने लगाया है। समर्थक के द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार में तन मन से काम किया, मगर तेज प्रताप यादव ने 7 दिसंबर 2025 को 20 से 25 गुंडों से मेरी पिटाई करवाई। तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास 26 नंबर पर यह पूरी घटना हुई। आरोप लगाने वाले अविनाश कुमार ने कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। तेज प्रताप यादव जी के लिए जितनी शिद्दत से चुनाव प्रचार करिएगा, मेहनत करिएगा, उसका नतीजा ये है कि आपका बंडी फटा मिलेगा। 20 से 30 गुंडों के साथ मुझ पे आक्रमण किया गया, मारा गया बेहद घटिया तरीके से, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और 26 नंबर आवास के अंदर मारा गया है, तेज प्रताप यादव के आवास के अंदर। मुख्य दर्शक बन के सब देखते रह गए। न्यूड वीडियोस तक हमारी बनाई गई और मेरे फोन को 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक माननीय के आवास में रखा गया। माननीय के द्वारा जब यहाँ क्या नाम है खान सर के यहाँ रिसेप्शन में गए तो उन्होंने फोन मांगा तो मैंने दे दिया। उसके बाद फिर मार पीट करके प्रेम भैया हमारे रिश्तेदार हैं अंदर ले गए, ऐसे पहले ही तो अंदर ले गए। हम बोले कि नहीं जाएंगे मौसा, तो बोले कि हम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब वो गए फिर उनको अलग कर दिया गया। उसके बाद मेरे साथ बेहद घटिया तरीके से मारा गया मुझे।
यूपी सरकार इन दिनों विदेशी घुसपैठ को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है, इसलिए सभी जिलों में संदिग्ध लोगों और बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेज खंगालने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद कहीं न कहीं श्रावस्ती समेत पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। श्रावस्ती पुलिस ने भी भारत नेपाल सीमा से जुड़े हुए तमाम क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों के दस्तावेज खंगालने का काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार घुसपैठियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। सरकार ने सभी जिलों में संदिग्ध लोगों के दस्तावेज खंगालने का आदेश जारी कर दिया है। इसी को देखते हुए पुलिस भी काफी सतर्क नजर आ रही है। हर जिले में छानबीन की जा रही है। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जनपद जो भारत नेपाल सीमा से सटा है, वहां इन दिनों पुलिस संदिग्ध लोगों के दस्तावेज खंगाल रही है। साथ ही बंगाल से आए नागरिकों और बंगाली डॉक्टरों के भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि वो कहां के रहने वाले हैं, उनका आधार कार्ड कहां का है और उनका जन्म कहां हुआ, जिसमें मलिन बस्तियों से लगकर अस्थायी रूप से जो लोग रहने लगे हैं, उनके दस्तावेजों की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। शासन द्वारा जो लगातार पूरे प्रदेश में एक चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में हमारे क्षेत्राधिकारी और हमारे उप जिलाधिकारी दोनों के समन्वय से अलग अलग टीमें बनाई गई थी और सभी थाना स्तर पर ये चेकिंग की कार्रवाई की गई थी, जिसमें अवैध रूप से बसे हुए जो घुमक्कड़ जाति के लोग हैं उनकी चेकिंग की गई और जो लगातार पुलिस को सूचना मिलती रहती है कि ये शायद संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं, उनकी चेकिंग की गई, उनके दस्तावेजों का चेकिंग किया गया और उनके आधार कार्ड वगैरह इन सब की चेकिंग की गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अवैध प्रकार का व्यक्ति श्रावस्ती जिले में नहीं रह रहा है। बहरहाल एक तरफ तो प्रदेश के अंदर बस्ती बस्ती जाकर पुलिस छानबीन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडो नेपाल सीमा पर आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। श्रावस्ती बॉर्डर पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि कोई संदिग्ध देश में अवैध रूप से प्रवेश न कर पाए। देखिए, जनपद श्रावस्ती का लगभग 60 किलोमीटर लंबा बॉर्डर राष्ट्र नेपाल की सीमा से लगता है, जिसमें हमारे दो थाने, थाना सिरसिया और थाना मल्लीपुर की सीमा लगती है। जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स की तैनाती दोनों थानों में की गई है और राउंड द क्लॉक 24/7 लगातार हमारी ड्यूटियां वहां पर तैनात है। सशस्त्र सीमा बल SSB एवं जनपद श्रावस्ती की पुलिस द्वारा नोमैन्स लैंड और जो सीमावर्ती गांव हैं उनमें लगातार निगरानी रखी जा रही है, जॉइंट फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और किसी भी प्रकार की अवांछनीय स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। अक्सर देखा जाता है कि अवैध नागरिक इंडो नेपाल सीमा के जरिए आसानी से देश में प्रवेश कर जाते हैं। इसी को लेकर यहाँ पर पुलिस सतर्क नजर आ रही है और ऐसे लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के लिए एक बार फिर एक सप्ताह का और समय मिलना लगभग तय है। BLO की ओर से करीब 17.7% यानी 3.25 करोड़ मतदाताओं के गणना फॉर्म इकट्ठा न हो पाने की रिपोर्ट दी गई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार इसे देखते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने चुनाव आयोग से SIR के लिए और समय देने का अनुरोध करने का फैसला किया है। नया फैसला 11 दिसंबर से पहले कभी भी आ सकता है। इससे पहले 30 नवंबर को गणना फॉर्म भरने की तिथि 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर की गई थी। प्रदेश में 15.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 97.3% पूरा हो चुका है। प्रदेश में 80% गणना फॉर्म वापस आ चुके हैं, जबकि 17.7% फॉर्म जमा हो पाने की स्थिति में ही नहीं है। यह आंकड़ा बड़ा है, इसलिए यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रनवा ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे इन फॉर्मों को संग्रहित करवाने में मदद करें। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चेक कराएं कि क्या वाकई इन फॉर्मों के वापस आ पाने की स्थिति नहीं है। अभी गणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर। प्रपत्र भरकर वापस करने के लिए अंतिम तिथि 11 दिसंबर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश के अनुरोध को देखते हुए एक सप्ताह का समय और दिया जा सकता है।
और इंडिगो एयरलाइंस की हालिया बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसलेशन और परिचालन अव्यवस्था के बीच केंद्र सरकार ने एयरलाइन के खिलाफ बड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकार इंडिगो के सर्दियों के उड़ान शेड्यूल में कटौती करने जा रही है ताकि परिचालन स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और यात्रियों की परेशानी कम हो। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में इंडिगो करीब 2200 दैनिक उड़ानें चला रही है, लेकिन हम इसे निश्चित रूप से कम करेंगे। ये कार्रवाई उन घटनाओं के बाद हो रही है जिसमें 1 से 8 दिसंबर के बीच हजारों यात्रियों को फ्लाइट कैंसलेशन, लंबे इंतजार और बैगेज में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार के अनुसार इस अवधि में रद्द हुए 7,30,655 PNRs के लिए 745 करोड़ रुपए यात्रियों को वापस किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका आने वाले चावल पर सख्ती करने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि भारत को अपना चावल अमेरिकी बाजार में नहीं खपाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ऐसा ना हो, हम इसका ध्यान रखेंगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में किसानों और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस मुलाकात में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने किसानों के लिए $12 अरब की संघीय मदद देने का भी ऐलान किया। बैठक में कैनेडी राइस मिल के मालिकाना हक वाले परिवार की सदस्य मेरिल कैनेडी भी मौजूद रही। मेरिल ने कहा कि अमेरिका में विभिन्न देश अपना सस्ता चावल खपा रहे हैं, जिसके चलते देश के किसानों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।